मंच पर मौजूद आज की सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ रूप जी शायद आज के हमारे कवि श्री प्रकाश जी, मदनलाल गुप्त जी जो इस संगठन की प्रेरणा है जिसका उल्लेख श्री प्रकाश जी ने भूमिका में किया, कमलेश वर्मा जी, आदित्य जी, बलराज पांडे जी, तरुण कुमार जी, सुनीता जी, शिल्पी जी, सुष्टा जी, नीरज जी, प्रभाकर जी और अन्य हमारे मित्रगण सभाकक्ष में उपस्थित विद्यार्थी। इस कविता के बारे में 2012 में जब से ये संग्रह आया, बल्कि अगर मुझे ठीक से याद है तो ज्ञानपीठ से संग्रह के आने से पहले इसमें से कुछ कविताएं एक पुस्तिका के रूप में भी पहले आई थी। उस पर भी हम लोगों ने एक बार बातचीत की थी, मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले और भी पहले। तो एक तरह से 12-14 साल तो हो ही चुके हैं इन कविताओं पर कई बार की बातचीत की है, और आज जो वक्तव्य दिए गए उससे भी समझ में आ रहा था कि काफी बैकग्राउंड काफी समृद्ध है, मैटर बहुत ज्यादा है। तो मुझे उस विस्तार में नहीं जाना है, बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, कुछ आने वाले वक्ता भी और करेंगे। मैं आपसे एक दो बिंदुओं के फिर बात करूंगा जो कि इस संग्रह की कुछ अलक्षित कविताएं या विशेषताएं हैं, और एक आप जो जिन पर चर्चा हो रही है उनके बारे में भी। एक बात यह है मित्रों कि किसी रचनाकार के लिए, किसी कवि के लिए या कलाकार के लिए उसका जो रचना कर्म है वो बहुत ही अनूठी और महत्वपूर्ण अनुभूति पैदा करने वाली चीज उसके पास होती है, गहरी संवेदना पैदा करती है। पाठक दूसरे ढंग से रचनाओं को देखते हैं, वो जो है उसके अर्थ और अन्य प्रयोगों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो रचनाकार है, जिन रचनाकारों को मैंने देखा, सभी बड़े छोटे जिन्हें भी आप कहिए, उनके रचना कर्म में उनकी जो रचना प्रक्रिया है, जो रचना अनुभव है और उससे जुड़े हुए जो पहलू हैं वो अक्सर रचनाओं में कभी खुले कभी छिपे तौर पर आते हैं। श्री प्रकाश जी की इन कविताओं को पढ़ते हुए मैंने एक चीज नोटिस की, इस बात को कि बहुत मुखर ढंग से तो नहीं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे फुट आते हैं जो कि रचनाकार के अंदर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसका थोड़ा पता देते हैं। उसमें
अनुभूति और अभिव्यक्ति का जो द्वंद्व होता है। हमने जो कुछ अनुभव किया, जो उस प्रक्रिया से गुजरा और फिर उसके बाद व्यक्त होते समय जिसे कलाकृति क्षण कहा है लोग ने, तो तीसरे क्षण तक आते हुए कैसे महसूस किया कवि ने। जो ऑब्जर्वेशन है रेत में आकृतियां, एक तो आप ये समझ लें कि ये रेत पर आकृतियां नहीं है, रेत में आकृतियां। दोनों का अंतर कुछ वैसे ही है जैसे आप कहें कि पत्थर की मूर्ति है या कहें कि पत्थर में मूर्ति। तो रेत में जो आकृतियां हैं वो असल में उन्हें उन तक पहुंचा गया है उन रेखाओं के माध्यम से जिसे मदन लाल जी या दूसरे कलाकारों ने बनाया है, लेकिन असल में वो रेत में निहित कुछ आकृतियां हैं, कुछ बातें हैं जो कि कवि को ज्यादा अपील कर रहे हैं और उनके बारे में वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक कविता है, इसमें शायद पहली ही कविता है संग्रह की रेत में आकृतियां नाम की, कविता का नाम भी यही है। यहाँ रेत में उभरी आकृतियों के बीच हर कोई ढूंढ रहा था अपनी आकृति और हर कोई भागता था अपनी आकृति से। यहाँ सब कुछ था और सब कुछ के बावजूद बहुत कुछ ऐसा था जो वहाँ नहीं था, जिसे कलाकार की आंखों में देखा जा सकता। तो मैंने आपसे कहा कि जो अनुभूति है ये एक शाश्वत विडंबना है, रचनाकार की एक शाश्वत पीड़ा है कि वो जो अनुभूति करता है वो बिल्कुल वैसे ही नहीं व्यक्त कर पाता, और उसका संघर्ष और उसकी जो यातना है वो इसी बात की होती है कि वो उसको अधिक से अधिक व्यक्त करना चाहता है। तो ये जो बात है कि उन आकृतियों में जो कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन जो नहीं था वो कलाकार की आंखों में था और वो जाहिर है कि नहीं वहाँ पे व्यक्त हो पा रहा था। और इसके साथ एक पूरा दूसरा पहलू भी आप देखिए, जो कला प्रेमी हैं, जो कविता या दूसरी कलाओं के तरह से आप कह लीजिए कि उनके पाठक हैं, दर्शक हैं, प्रेमी हैं और भोक्ता हैं, उनकी कैसे एक सूक्ष्म ढंग से उनकी जो समस्या है और उनकी जो विडंबना है वो भी यहाँ पर आती है कि हर कोई ढूंढ रहा था अपनी आकृति और हर कोई भागता था अपनी आकृति से। मतलब आप ढूंढने भी जाते हैं और जब मिल जाती है तो उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, फिर भाग खड़े होते हैं, फिर तमाम दूसरे तरह के तर्क और बहाने दिमाग में आते हैं। तो इस तरह से इन कविताओं में एक दो में और ये कला रचना की जो प्रक्रिया है और उसकी जो अनुभूति है, जो कलानुभूति है या काव्यानुभूति, उसका जो कहीं जिक्र है, हवाला है। जैसा मैंने कहा कि इस कविता के सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे आशयों पर तो बात हो ही रही है, हो चुकी है बहुत सारी बातें। थोड़ा कुछ बचे हुए पहलुओं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ। एक रेत में कलाकार एक कविता है जिसमें थोड़ा सा छंदोबद्ध तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन छंद का एक तरह से छंद का एक भ्रम पैदा किया है और एक तरह की एकता भी इसमें दिखाई पड़ती है। बालू के कण साथ ले चलो, उड़ जाओ हारी की नानी, सुबह हुई अब सपने छूटे, उठ जा तरकारी की खाई, पोहा जैसे
में है। ठोक खींच कर आकृत दे दो, बांधो नदी नाव की खाई, जल जीतो सब लहरें गिन लो, कर लो तक को वश में साई। आगे फिर उन कलाकारों का ही हवाला है कि ये करो वो करो। अब यहाँ पे आप देखिए एक मजेदार बात है, मैं इसकी गैर जरूरी व्याख्या नहीं करूँगा, सिर्फ संकेत करता हुआ पढ़ूँ। मुझे लगता है कि आप लोग पर्याप्त जो है अच्छे पाठक हैं, तो भी उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जग जीतो सब लहरें गिनो। अब ये लहरें गिनने का जो विचार है, आप जानते हैं पुरानी कथा सुन रखी होगी, लहरों को गिनने का एक पूरा कारोबार चलता रहा है और उसमें एक तरह का जो है सामाजिक जीवन में एक तरह के फ्रॉड के लिए इस तरह की उपमा या इस तरह के वर्णन आते, लेकिन उसका आशय यही है कि एक असंभव सी चीज है जिसका दावा अगर कोई करे तो वो जाहिर है कि वो सच्चा नहीं हो सकता। चाहे नदी की लहरों को गिनना हो, चाहे आसमान के तारों को गिनना हो, इस तरह की जो बात। लेकिन यहाँ कवि ने उस तरह के निंदित विचार को, एक माने आरोप जैसा लगने वाले विचार को, कवि ने कलाकार की जो आकांक्षा है और उसका जो एक असंभव सा लक्ष्य जिसके पीछे उसे दौड़ते रहना है, भागते रहना है, उसकी तरफ संकेत करने के लिए, यानी एक नकारात्मक चीज को सकारात्मक भाव में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया है। मैं समझता हूँ कि भाषा में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि अभिव्यक्तियाँ भी, शब्द भी जो है अपने अर्थ से, अपने स्तर से गिर जाते हैं कई बार, जैसे इंसान गिर जाते हैं, तो उन्हें उठाना भी एक जरूरी काम होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बात जो है मैं कह सकता हूँ कि लहरें गिनने का जो अभिप्राय है वो कुछ ऐसी ही बात मुझे लगी। हमारे समय में अभिव्यक्ति अपने आप में कितनी मैंने समस्याप्रद हो सकती है, कितनी कठिन हो सकती है, या बोल में लिख दिया था बहुत पहले ही कि खतरनाक अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तो उस शैली में तो नहीं, शिवराज जी की अपनी शैली है और पुराने कवियों के अनुरोधे तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें उनकी मौलिकता जो है वो नहीं है, मौलिकता भी है। आप देखिए बेचैनी छोटी सी कविता है। एक ऐसे समय में जहाँ सब चुप हैं, सब शांत हैं, सब स्थिर हैं, एक बेचैन हो उठता है, बोल पड़ता है और कसकर चिल्लाता है। यह इसी की चिल्लाहट है जिसमें सब अपनी चुप्पी सुनते हैं। अब ये देखिए काव्यात्मक अभिव्यक्ति से कहते हैं, लोग चुप हैं, हम उस चुप्पी को अच्छी तरह से आज जानते हैं, किस तरह की चुप्पी की बात की जा रही है। और उसमें जब कोई एक बोलता है, चीखता है, तो उस चीख में हम अपनी चुप्पियों को सुन लेते हैं। ये रचनात्मक अभिव्यक्ति से ही कहते हैं। इस तरह के ब्यौरे दे देना जो कि जरूरी है निबंधों में और वैचारिक स्तर पर जैसे हम लोग देते हैं बात को साफ करने के लिए, उससे अलग कवि का जो तरीका है वो विजयदेव नारायण शाही ने कहीं चुप्पी की दहाड़ का जिक्र किया है, दहाड़ती हुई चुप्पी। तो इस तरह से मैंने इस संग्रह में देखा कई सारे प्रयोग ऐसे थे जो कि ध्यान दिलाते थे। एक कविता की चर्चा बार बार हुई जो अज्ञेय
का एक उल्लेख आ रहा था कि उनका अनुकरण कमलेश जी कह रहे थे और महेंद्र जी ने कुछ बात की बात कही थी। मुझे लगता है कि अगर इस संदर्भ को देखें तो ये बहुत साफ समझ में आता है कि सचेत रूप से कवि जो है वहाँ अपना प्रतिभाव दर्ज कर रहा है। बिल्कुल भी उसका कोई एक्सटेंशन, कोई विस्तार या कोई अनुकरण नहीं है, बल्कि ये का जो देखने का तरीका है, हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, कहते हैं वो एक जगह स्थिर रहना पसंद करते हैं। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उठेंगे, प्लावन होगा, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम शरीर को तनिक गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। तो आगे की आकांक्षा धार बनने की है। धार मतलब जिसे हम मुख्य धारा है, वो थोड़ी दूर तक पानी के साथ चलना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए वो द्वीप बन जाना बेहतर समझते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन शिवदास जी सचेत रूप से वहां पर क्या कहते हैं, क्योंकि रेत होना बहना है, बहने को वहां पर गौरवान्वित किया है कवि ने। इस को थोड़ा सा पंक्ति में पढ़ देता हूँ। रेत जानती है कि नदी उसके साथ है, जब वह ठहरेगी नदी तब भी बहती रहेगी उसके भीतर। ये एक दिलचस्प बात है, इसे थोड़ा समझना है कि रेत के भीतर नदी जो है मौजूद है। इस पर मैं अभी आऊंगा। रेत जानती है कि नदी उसके साथ है, जब वह ठहरेगी नदी तब भी बहती रहेगी उसके भीतर, क्योंकि रेत होना बहना है। ये प्रवाह, ये जीवन की गति है जिसका उल्लेख यहाँ पर हुआ। ठहर जाना जो है कोई तरीका नहीं है, और मुख्य धारा होने या सतत यात्रारत रहने की ही शर्त पर जो है कोई चलना पसंद करे तो वो भी एक अलग सी बात है। लेकिन श्री विकास जी का मैं समझता हूँ कि सचेत रूप से प्रतिवाद है यहाँ पर। अब ये जो रेत में नदी होने का जो विचार है, ये देखिए कहाँ से है, बस 2-4 मिनट और होगा, ज्यादा नहीं। एक कविता है कल की नदी, कल माने आने वाला। धीरे धीरे रेत ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे बच्चों के सपने नीचे उतर रहे हैं। यह नदी का अपने भीतर जाना है, जहां नदी अब अपनी जड़ों में बह रही है। यह आज की नदी नहीं, कल की नदी है, जिसमें कुछ कण होंगे नदी को टोहते हुए। नदी कहीं नहीं होगी सिवाय हमारी उंगलियों के स्पर्श के, जहां नदी के सूखने का नहीं, फैलने का इतिहास मिले। ये कल की जो बात है, जो चित्र है, एक भयानक भविष्य जो हमारे सामने बिल्कुल हमसे नजर मिला के खड़ा है, और हम जो है उसकी तरफ देखने से इनकार कर रहे हैं, उसका चित्र है। ये हमारी महान सभ्यता जो गंगा घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, गंगा नदी का क्या हाल हम लोगों ने कर दिया। तो पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन और क्या कुछ जिसकी पूजा करते हैं उसका और भी कुछ ख्याल रख पाते हैं? मुझे लगता है नहीं रहे। और अगर यही स्थिति रही तो 25-50 साल जोड़ लीजिए, मैं बहुत आशावादी हैं, तो 100 साल जोड़ लीजिए, वो एक रासायनिक कचरा बन करके खत्म हो जाने में
जैसे असी नदी का क्या हाल किया हमने, गंगा नदी के साथ भी अगर चीजें ऐसी चलती रहेंगी तो ऐसा है। तो ये जो भयानक दुस्वप्न है, आने वाले कल के बारे में एक जो चेतावनी है, कल उसको मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे ढंग से, रचनात्मक ढंग से उसने रेत का एक रूपक लिया है ये कहने के लिए कि नदी खत्म हो जाएगी तो अपनी रेत में रहेगी। वो इस तरह से कोई लाठी मार बात भी नहीं कहता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे हम लोगों की मजबूरी है उस तरह से, लेकिन कवि जो है उसको एक बेहतर ढंग से कहता है कि कोई बात नहीं, रेत में रहेगी नदी। ये हमें समझने के लिए छोड़ देता है कि इसके जो आशय हैं वो क्या हैं, यदि आपको हो सके तो ध्यान दे दीजिए। इसी से जुड़ी हुई बस एक और कविता की कुछ पंक्तियां मैं मेंशन कर दूं सिर्फ आपको। आर्द्र चितवन एक कविता है, आर्द्र चितवन। पानी के भाप होने के विरुद्ध रेत नदी की एक सार्थक उपस्थिति है। यह तब भी होगी जब नदी नहीं होगी। नदी के अस्तित्व के खिलाफ हर साजिश का पर्दाफाश करती जब तक रेत है, नदी है, नदी के पक्ष में एक आर्द्र चितवन। आर्द्र चितवन, चितवन आप समझते हैं दृष्टि है, एक भंगिमा है, और तिरछी दृष्टि आप कह सकते हैं, या उचटती हुई नजर कह सकते हैं। और आर्द्र यानी नम, आर्द्र। तो ये जो आर्द्र नजर है, जो नम नजर है, जो रेत है, जो नदी के न होने की अवस्था में उसकी एक तरह से जो है गवाही दे रही है, बता रही है कि कभी यहाँ नदी। ये हमारे समय की एक बड़ी विडंबना है। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही विचारणीय बात है। हो सकता है कि हम वो आखिरी अभागे लोग हों जो इन समस्याओं पर बात कर रहे हैं। इसके बाद शायद इसकी भी नौबत नहीं आएगी। और यहाँ बनारस में रह करके बड़े बड़े यानी उत्सव होते हैं, समारोह होते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं बनारस में, राजनीतिक और अन्य स्तरों पर, लेकिन हमारा ध्यान जो सबसे जरूरी बातें उनकी तरफ नहीं जा पाता है। मैं श्री व्यास जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इसका पुनर्प्रकाशन करके हमें एक मौका दिया कि हम इन चीज़ों के बारे में एक बार फिर से बात कर सकें। धन्यवाद।